बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में मुक़य्यद हैं, कैद हैं। उनको सख्त तरीन कैद में रखा गया, कैद तन्हाई में रखा गया और उनकी कोई खबर भी जेल से बाहर नहीं आने दी जा रही, ना ही कोई तस्वीर आने दी जाती है और ना ही कोई गुफ्तगू। उन तक जो मुलाकात करने जाता है, मुलाकातियों की सख्त तरीन तलाशी की जाती है। यहाँ तक कि वकला को कागज़ और पेंसिल भी नहीं दिया जाता, जो कि उनका बुनियादी हक है कि जब वकला जाते हैं तो कागज़ और पेंसिल लेके जाते हैं और उसके बदले में वहाँ से कुछ नोट्स लेते हैं, कुछ हिदायत लेते हैं। 180 मुकदमात हैं, लेकिन वकला की मुलाकातों को भी महदूद किया गया है। अगर कोई फैमिली मेम्बर जाता है, इवन ख़वातीन जाती हैं, तो ख़वातीन की भी सख्त तरीन तलाशी ली जाती है। ज़नाना पुलिस वहाँ पे पहुँची होती है और ज़नाना पुलिस भी, और उसके बाद फिर मुलाकात के दौरान भी इमरान खान साहब के पास लोग रहते हैं और एक एक लफ्ज़ जो है वो सुन रहे होते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है कि कोई पैगाम बाहर ना चला जाए, वरना तो माजी में आपने देखा होगा कि अंदर की तस्वीर जो है वो खुद रिलीज़ की जाती थी और उस तस्वीर के बाद फिर उस पर उद्यम मचाया जाता था कि हो बड़ा जुल्म हो गया, ये आपने साबिक वज़ीर आज़म बल्कि हाजिर सर्विस वज़ीर आज़म के बेटे को आपने बिठाया हुआ है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। फिर उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जाता और वो इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि उनकी एक हल्की सी झलक भी अगर कारकुनान तक पहुंच गई और उनकी कोई तस्वीर सामने आ गई तो उसके बाद एक वलवला ताज़ा पैदा हो जाएगा और लोग फिर दोबारा से जोश और जज्बे के साथ उठ खड़े होंगे। लिहाजा इमरान खान साहब की जो बिल्कुल उनकी तस्वीर, उनकी याददाश्तें, उनका हर तरह से उनके नज़रियात, अफकार जो है वो पाकिस्तान के अवाम से कोसों दूर ले जाए जाएं और पाकिस्तान के अवाम भूल जाएं। ये सब कुछ किया जा रहा है और उनको गैर मकबूल साबित करने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि वो गैर मकबूल हैं और उनके बंदे रोज़ाना तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि पहले एक नैरेटिव बनाया गया, 9 मई का आप ले लें कि 9 मई का एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया और वो अब तक उसी पे कारबंद है और उसके नतीजे में 9 मई के नतीजे में फिर 9 मई के वाक़यात को अब इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग के लिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो आपने सुनी होगी, अब पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग भी शुरू हो गई है कि 9 मई का एक सान्या हुआ, एक वाक़या हुआ, जो मुजरिम है उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको अदालतों में पेश करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन उसके बदले में एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया गिरफ्तारियों का। अब मेरे सामने कुछ खबरें पड़ी हैं और वो अभी आज का है, बाकी छोड़ देते हैं। फर्रुख हबीब साहब की खबरें पड़ी हैं जी। फर्रुख हबीब साहब के बारे में अखबारात, टीवी ये भरे पड़े हैं कि सान्हे 9 मई फवाद और फर्रुख हबीब और दीगर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी और फर्रुख हबीब के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फर्रुख हबीब को मफरूर करार दे दिया, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उसके बाद ये सब कुछ, ये मुसलसल खबरें हैं जी। और पीटीआई का फर्रुख हबीब समेत 6 अफराद की गिरफ्तारी का दावा जो गिरफ्तार हुए थे और सान्हे 9 मई के नतीजे में फला हमाद अजहर साहब का, मियां असलम साहब का, फर्रुख हबीब का 13 मुल्ज़मान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ये सारा कुछ चल रहा है। अब जो शख्स, ये देखें, एक तरफ कहा जा रहा है 9 मई को एक मुस्लिम लीग नवाज भी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी, वो 9 मई को वो कहते हैं जी 9 मई बस रेड लाइन थी जो कि क्रॉस हो गई। लेकिन 9 मई तमाम के तमाम मुल्ज़िमान जिनका नाम FIR में शामिल, जिनके मुकदमात शामिल, वो जो 9 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे, इमरान खान साहब को जिम्मेदार करार दे दे, वो 9 मई से भी बरी ज़िम्मा। अब फर्रुख हबीब साहब थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया और जान अचकज़ई जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तर्जमान है, उन्होंने कहा भी कि जनाब हमने गिरफ्तार किया है। उधर जब उस्मान डार साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त के ब्रिगेडियर हारिस जो कि होम मिनिस्टर हैं, वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी कहा था कि उस्मान डार साहब को बिल्कुल FIR में नामजद है, उनको गिरफ्तार किया गया। तो उस्मान डार साहब भी अब तमाम तर FIR और एक साइड पर रखते हुए वो घर पहुंच चुके हैं, उनका इंटरव्यू और वो सारा कुछ हो गया। यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग, वो उस लॉन्ड्रिंग से अपने आप को उन्होंने नहा धो के वो निकाल दिया गया उनको कि जाएं जी, निकल जाएं। यही काम फर्रुख हबीब साहब के साथ किया गया, यही काम सदाकत अब्बासी साहब के साथ किया गया और यही बाकी काम भी इस तरह किया जाता रहेगा। ये तो मैंने आपको एक बताना था कि ये एक्चुअल ये चल रहा है। इसलिए फिर
जो एक्चुअल हैं मुकदमात जो हैं वो भी जो एक्चुअल मुजरिमान हैं या एक्चुअल जो मुल्ज़म होते हैं वो भी फिर इसी वजह से बरी हो जाते हैं, और कि जनाब ये तो FIR तो थी 10 बंदों पे, 10 बंदों में से 8 आदमी तो आपने पहले ही साइड पे कर दिए, 2 रह गए, इसका मतलब है पूरी की पूरी FIR ही झूठी थी। तो ये होता है फौजदारी मुकदमात में, जब किसी एक FIR में शामिल 10 में से अगर कोई एक भी जो मुल्जिम है वो बेगुनाह अंदर साबित हो जाए कि बेगुनाह लिखा हुआ है, तो पूरी की पूरी FIR डिस्टर्ब होती है। तो यही कुछ हो रहा है। तो बहरहाल अब हो क्या रहा है, ये जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है, और ये इस हद तक बदतरीन किस्म और इतने नंगेपन के साथ हो रही है कि माजी में तो ये होता था कि अगर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती थी, सब कुछ होता था, जोड़ तोड़ होता था, प्री पोल रिगिंग होती थी, मैनेज किया जाता था, तो वो तो उस वक्त सामने आती थी 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब उस ओहदे पे लोग जो है वो पूरी की पूरी रेजिम रिटायर हो जाती थी या उन ओहदों से हट जाती, तब ये चीज़ें सामने आती थी। लेकिन इस वक्त जो है वो तो सब के सब मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल अब उसकी एक रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये खबर है, बुनियादी तौर पे खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई एक लिस्ट फराहम की है कि मुझे ये हल्के खाली चाहिए, और उस वो हल्के और वो डिस्ट्रिक्ट जो उनका गढ़ थे, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सब के सब मिलिया मेट कर चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है पहले भी उनको जहाँ बाजवा साहब को उनकी कॉल गई थी, टेलीफोन कॉल, तो उस कॉल के नतीजे में फिर रिजल्ट तब्दील हुआ, उस्मान डार साहब हारे और ख्वाजा आसिफ साहब जीते। तो अब सियालकोट में अब कोई चांस नहीं था मुस्लिम लीग नवाज का, जो अभी भी यही है कि नहीं होगा। वहां से उस्मान डार साहब एक ही फैमिली थी, जो तगड़ी फैमिली थी, कारोबारी लोग थे और वो पैसा भी खर्च करना जानते थे और अदरवाइज भी रेजिस्ट कर रहे थे। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब को जरूर जितवाना था, क्योंकि वो वजीर दिफा रह चुके थे, बाजवा साहब के साथ भी जो शहबाज काबीना में भी थे और उससे पहले भी नवाज काबीना में भी थे। तो लिहाजा वो वजीर दिफा थे और नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं, और उन्होंने डील शील भी उन्होंने करवाई है, लिहाजा उनका वापस आना जरूरी है। इसलिए वो उस्मान डार साहब का हल्का सेलेक्ट किया गया और उस्मान डार को मैनेज करने का कहा गया, वो हो गए। उसके बाद अगला था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का हल्का है, और पिंडी, अब पिंडी फोकस होगा जी। पिंडी चूंकि गढ़ था और पिंडी में मिलिया मेट कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो लिहाजा पिंडी को जरूर मैनेज करना है जी। और पिंडी से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए और पीटीआई जीत जाए और मुस्लिम लीग नवाज हार जाए, तो इससे आप अंदाजा करें कि कितनी सुक्की होगी। तो लिहाजा रावलपिंडी इस वक्त फोकस रहेगा, रावलपिंडी डिवीजन, उसमें पहले फवाद चौधरी साहब को मैनेज किया गया, उसके बाद फिर अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए मैनेज किया गया है जनाबे सदाकत अब्बासी साहब को, उनको फारिग किया गया। और अब अगली बारी जो है पिंडी से ही शेख रशीद साहब होंगे, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब को भी मैनेज करना है, हनीफ अब्बासी साहब को जितवाना है और शेख रशीद साहब को मैनेज करना है। तो शेख रशीद साहब अगर मैनेज हो जाते हैं तो इसका मतलब है पिंडी भी खाली हो जाएगा। तो एक चीज़ है। इस तरीके से फर्रुख हबीब का अब ले लें, वो फैसलाबाद है, फैसलाबाद में राजा रियाज हैं, हारना है उन्होंने, नहीं जीतना। उसके बाद तलाल चौधरी साहब का है, फैसलाबाद में भी एक फर्रुख हबीब थे जो कि फाइट कर रहे थे, लिहाजा वहां के लिए फर्रुख हबीब को फारिग किया गया। तो अभी लाहौर से भी कुछ सीटें होंगी जो कि बताई गई हैं, लिस्ट दी गई है। तो नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज के लोग, ये अब सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए ये अब जुबान ज़द आम है और ये बता भी रहे हैं कि अब ये हमारा मसला नहीं है कि हमने इलेक्शन कैसे जीतना है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सब काम खुद ब खुद ही हो जाएंगे। हमने तो सिर्फ हल्की फुल्की कैंपेन चलानी है, बाकी सारी मैनेजमेंट हो रही है और ये मैनेजमेंट इसी तरीके से होगी। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, हमारा मसला नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज का जीतना ये हमारा मसला नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना कैसे है, वो कहते हैं ये हमारा दर्द सर नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट का दर्द सर है, वो खुद ब खुद ही मैनेज कर लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे। तो ये मामलात हैं, ये चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली मरीम साहबा की ख्वाहिश, नवाज शरीफ साहब का हुक्म, उसकी तामील हो रही है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलसिला जो है अभी तो स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता जाके ये आगे बढ़ेंगी। अब आते हैं कि ये सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP बाप, उनको बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना है। उनको उठाने के लिए वहाँ पे भी यही काम चल रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो चुकी है और भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। और वहाँ पे भी दीगर जमातें जो हैं उनको दबाया जा रहा है, जो कि समझी जाती हैं कि टफ टाइम देंगी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझी जाती हैं।
और उनमें सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं, उनकी जमात, उन्होंने बाकायदा एक गुफ्तगू की है, स्टेटमेंट इशू किया है। उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ, सरदार अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयटा में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, कोयटा में पुरअमन एहतजाज पर हमारे कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले रोज से कह रहा हूँ कि ये निगरान हुकूमत नहीं, मार्शल का दूसरा नाम है, और निगरान हुकूमत नहीं, मार्शल का ये दूसरा नाम है। मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज किया। निगरान बलूचिस्तान हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज करने पर FIR दर्ज कराई। तो ये वहां की सूरत हाल है बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहां पे मौलाना साहब को जिंदा रखने के लिए उनके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और वहां पे मुराद सईद हों, तैमूर झगड़ा हों, बाकी सब लोग हों, उनको एक रगड़ा, आतिफ खान हों, उनको रगड़ा लगाया जा रहा है जी, और उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मुराद सईद साहब, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है, उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके अजीजों के घरों में छापे मारे गए। तो ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और कोई भी पीछे इससे सारी चीजें जो है वो सामने नजर आ रही हैं। इससे पैरेलल क्या हो रहा है, क्योंकि सबको लगाया हुआ है, फरोख हबीब आ गए और ये कर दिया, उसके बाद सबको दबाया हुआ है, और मीडिया जो है वो पहले से ही उन्होंने मैनेज कर लिया है। मीडिया तो मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं कि हमारी गिरफ्त में है, और हमारी जो धाक है वो बैठ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आई जाती हैं। और फरोख हबीब पे भी जो एक मामला चल पड़ा है, फरोख हबीब पे भी सोशल मीडिया को उठा के देख लें। यहाँ तक कि मैं सुन रहा था जियो का प्रोग्राम, तो वहाँ भी रीम उमर कह रही थी कि जनाब ये जो हो रहा है, ये जबरी गुमशुदगियों को अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और किसको नहीं मालूम। आप ये देखें कि जो भी उस 9 मई का FIR भी दर्ज है, वारंट गिरफ्तारी भी है, सब कुछ है, लेकिन आप आए 9 मई की मजम्मत करें, PTI को छोड़ें, इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाएं, दैट्स ऑल। आप पे कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, सब से आप बरी-ओ-ज़िम्मा करार पाएंगे। तो लेकिन पैरेलल क्या हो रहा है, पैरेलल ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की दरखास्त जमानतें तैयार हो रही हैं, और बहुत बड़ा ये केस है, और बड़ा केस इसलिए है कि अदालती तारीख में ये पहली दफ़ा होगा, क्योंकि अदालती तारीख में पहले भी नवाज शरीफ साहब के साथ इफ्तिखार शरीफ साहब के ज़माने में हुआ था कि कई साल जो हैं वो एक ज़ायदुल मयाद अपील थी, तो वो ज़ायदुल मयाद अपील को वेव ऑफ किया गया। जो जायद म्याद थी 4 साल 3 साल, उसको वेव ऑफ करके दोबारा उसको रिस्टोर करके और नवाज शरीफ साहब को फुल रिलीफ दे दिया गया था। अब फिर क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, वो मफरूर हैं, वो मुजरिम हैं, वो मतलूब हैं, और वो इश्तिहारी हैं, और कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले कहते हैं कि जनाब सबसे पहले वो जाएं और जाके अपने आप को हवाले करें, उसके बाद अदालत के पास आएँ। लेकिन उसके लिए जी वो भी मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि अब हमारा ये हेडेक नहीं है, हमने तो सिर्फ पेपर फाइल करने हैं और 2 जाके वकील खड़े कर देने हैं, बाकी सारा काम हमारा खुद ब खुद ही हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे कि मुस्लिम लीग नवाज अंदर खाने अपने कारकुनान को जिंदा करने के लिए और खुश करने के लिए कह रही है। अब इसमें नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड में सजा हुई है, अल अजीजिया में सजा हुई है, और नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया में 7 साल कैद की सजा सुनाई है, और 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी। अब दोबारा उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये मामला जाएगा, और वहां पे जाके जो कई कई महीनों फैसले महफूज होते हैं। अब देखते हैं कि इस पे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब क्या हुक्म सादर करते हैं। तो एक तरफ सारी तवज्जो फरोख हबीब साहब की लगा दी, इस तरफ लगा दी, लेकिन पीछे सब कुछ हो रहा है, और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और उसकी वजह यह है कि आज का दिन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आज फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश की जाएगी जनाब इमरान खान साहब पे साइफर केस में अडयाला जेल के अंदर। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये गारंटी चाहते हैं कि मेरे आने से पहले पहले नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान तहरीक हिंद साहब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए, और चौधरी एतजाज एहसन साहब ये खबर दे चुके हैं कि जनाब ये काम होना है। मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि चौधरी एतजाज एहसन साहब ने क्या खबर दी है। ये जो डिले हो रहा है, इमरान खान को
नवाज शरीफ के वापसी से पहले सजा होगी। इसमें जो केस बिल्कुल नहीं बनता, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं बनता, उसमें उम्र कैद होगी। ये नवाज शरीफ का टाइम टेबल है। वो जो इधर उधर फिर रहा है, 21 तारीख से पहले ये चाहते हैं रहा हो जाए, ताकि नवाज शरीफ को कहा जा सके, हजूर आपकी भी जो शराइत थी, जो लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी दुख्तरे आजम चाहती थी, वो हमने कर दिया। ये टाइम लाइन भी मैं आपको बता दूं, जो टाइम लाइन है, नवाज शरीफ यहाँ आना नहीं चाहता जब तक वो इसको सजा दे। मैं ये कह रहा हूं कि ये होता ही बहुत इस तरह रहा है, और ये केस तो इसको तो बाहर फेंकना चाहिए था। और उसकी तो ये थे चौधरी इत्तेजाज हसन साहब, बाकायदा टाइम लाइन दे रहे थे। देखिए आइंदा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।